कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का इस एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और लगातार आपको कक्षा 9 और सामाजिक विज्ञान विषय पर नज़र डाले हुए। और सामाजिक विज्ञान की आपको पता है 3 से 4 किताबें हैं आपकी। और हमने जो शुरू किया है वो इतिहास की, जो विश्व का इतिहास है, विश्व का समकालीन इतिहास, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज हम तीसरे अध्याय पर पहुंच चुके हैं, नास्तिवाद और हिटलर का उदय। नाम सुना है ना आपने, हिटलर? एक गाना सुना है हिटलर, तो वो हिटलर है। देखिए इस हिटलर के बारे में बात करें अब, क्या है ये और ये नास्तिवाद क्या है। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलने कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी जिंदा है जब उसके पिता के खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया। हेलमुट ने जो सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसकी दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा हुआ कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कोर भी नहीं रख पाया। उसे यही डर सताता था कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ में न आया, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नास्ती थे। वे रुडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। कट्टर समर्थक होता है कि उस व्यक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करना, उस पर क्या करना, उसका समर्थन करना और किसी का साथ नहीं देना, वो होता है कट्टर। आप में से कई बच्चे नास्तियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का कटिबद्ध था। किसको? जर्मनी। वह पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। यहूदी एक धर्म था, जाति के लोग थे। लेकिन नास्तिवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें नास्तिवाद का मतलब क्या है। किस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से डर रहे थे। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो गया कि अब उसकी लड़ाई का क्या हर्षण होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्लोबियस ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। हिटलर ने भी आत्महत्या की थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नास्ती युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने। ठीक है, ये मित्र राष्ट्र क्या होता है? तो मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था, दोनों थे पहले। 1941 में रूस यानी सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठन में शामिल हो गया। उन्होंने दूरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामने किया। यानी एक तो दूरी राष्ट्र थे और एक मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका आते थे, और दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान। अब देखिएगा, जिम्मा सौंपा गया। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार खास तौर से इंसानियत के खिलाफ गए। उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों को दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? दूसरे विश्व युद्ध के साय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध, ध्यान रखना, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया। यानी जनसंहार का मतलब लोगों को अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख तो यहूदी थे, 2 लाख जिप्सी थे और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे।
साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले। देखो जनसंहार आ गया ना, लोगों की हत्या करना जनसंहार होता है। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दी, यानी जो जर्मनी के विरोध में, जर्मनी के ताकतवर में या किसी समृद्धि में कोई आगे आता था उसको मार दिया जाता था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ओस्विट्स जैसे कत्ले खाने बनाए गए, जहाँ जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नास्तियों को मौत की सज़ा दी। बाकी आरोपियों में से बहुत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा तो मिलती, लेकिन नास्तियों को जो सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नास्ती जर्मनी के उद्यम में योगदान दिया था। अब देखिए, नास्ती शब्द जर्मन भाषा के शब्द नास्तियोन के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नास्तियोन शब्द हिटलर की पार्टी का नाम का पहला शब्द है, इसलिए इस पार्टी के लोग को नास्ती कहा जाता है। अब देखिए यह अनुभव क्या है। अब ये चित्र देख सकते हो आप, क्या है भारत और समकालीन, इसमें ये देखो लोग दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे फौज दिखाई दे रही है। अब देखो वाइमर गणराज्य का जन्म, अलग अलग गणराज्य इनका जन्म हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियाँ सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्द ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आपस में लड़ते थे पहले देश। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में डालने का अच्छा मौका उपलब्ध करवाया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। इन्हीं व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किए गए। लेकिन यह गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी है देखो कि पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण कई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। उसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। फिर युद्ध का असर देखो। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते कहते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह है कि पूरे साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपना अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य की माइतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया गया। नवंबर के अपराधी कहकर उनका
खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते थे, अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाहत के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जब दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। हर्जाना या किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना, और खंदक युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए जो खड्डे होते हैं ना, जिनको हम मोर्चे कहते हैं ना, वो खंदक थे। राजनीतिक रेडिकलवाद यानी आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारियों, ये देखो स्पार्टकिस्ट लीग नामक आयोजित की गई रैली है, विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतीय बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियतीय किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रशासन की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर संगठन की मदद की इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बड़ा मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर के खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम। ये देखिए, रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग, और ये देखिए गाड़ी में पैसे ले जाने पड़ते थे उनको खाना खाने के लिए। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया। बाकी हम पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास है। आज हम जर्मनी के एकीकरण की बात कर रहे हैं।